स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा तैयारी। मानव शरीर की संरचना और शरीर प्रणाली और उनके कार्य। द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड बॉडी सिस्टम्स एंड देयर फंक्शंस। पार्ट 5। श्वसनीय तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसनीय तंत्र रक्त को ऑक्सीजन प्रदान करता है और कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा दिलाता है। यह निम्न अंगों से बनता है, जैसे नाक, ग्रसनी, कंठ, श्वासनाल, श्वसन नलिकाएं, फुफ्फुस। ये अंग हवा को शरीर के अंदर ले जाने और बाहर निकालने की प्रक्रिया द्वारा जीवन रेखा बनाते हैं, और यदि किसी भी प्रकार से यह क्रिया गड़बड़ाती है तो शीघ्र ही मृत्यु हो सकती है। वायु मार्गों का अंदरूनी स्तर रोमक उपकलायुक्त रहता है। रोम बारीक बालों के समान होते हैं और हवा के साथ आने वाली बाहरी वस्तुओं से फुफ्फुसों की सुरक्षा और सफाई करते हैं। खांसना और छींकना भी इस प्रक्रिया में सहायक होता है। नाक, ग्रसनी और कंठ। द नोज, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। ये ऊपरी वायु मार्ग होते हैं। सर्दी जैसे संक्रमण की शुरुआत यहीं से होती है, जिसे ऊपरी वायु मार्ग का संक्रमण यानी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहते हैं। नाक, नोज। यह वायु मार्ग होने के साथ ही गंध संवेदक अंग होता है और आवाज उत्पन्न करने में सहायक होता है। नाक कम अस्थि और उपास्थि से बनती है तथा मध्य उभयक दीवार सेप्टम द्वारा दो नासकीय गुहिकाओं में विभाजित रहती है। नाक के पीछे की ओर दो छिद्र गले की ओर निकलते हैं। इन्हें नसिका ग्रसनी यानी नेजोफेरिंग्स कहते हैं। सामने की ओर से नाक त्वचा से और अंदर की ओर श्लेष्मीय झिल्ली के द्वारा ढकी रहती है, जिसमें काफी संख्या में रक्त वाहिकाएं उपस्थित रहती हैं। नाक द्वारा अंतः श्वसित हवा को श्लेष्मा नम करती है, रक्त उष्णता बढ़ाता है तथा रोम और बाल छानते हैं। ग्रसनी यानी फेरिंग्स। यह पेशियों से बनी 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। इसमें श्लेष्मीय झिल्ली का अस्तर रहता है। यह नाक का मुंह तथा कंठ के पीछे और सर्वाइकल वर्टिब्री के बिल्कुल सामने की ओर स्थित रहती है। इसमें नाक व मुंह के छिद्रों के साथ ही यूस्टेचियन नलिकाओं के मध्य कर्ण से संबंध करने वाले छिद्र और कंठ एवं ग्रसनी ग्रास नली यानी ऊसोफेगस के छिद्र होते हैं। कार्य। नंबर 1, यह वायु और आहार के लिए मार्ग बनाती है। नंबर 2, आवाज उत्पन्न करने में सहायता देती है। इसके आकार में परिवर्तन होने की वजह से विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। नंबर 3, यह निगलने में सहायता देती है। टॉन्सिल्स की ग्रंथियां। टॉन्सिल्स की ग्रंथियां ग्रसनी द्वारा मुंह की ओर से सुरक्षा करती हैं और रोगाणु संक्रमण का प्रतिरोध करते समय ये शोध युक्त होकर आकार में बढ़ जाती हैं। एडिनॉइड्स। एडिनॉइड्स नासा ग्रसनी के लसीकीय ऊतक होते हैं। ये भी रोगाणु संक्रमण का प्रतिरोध करते समय आकार में बढ़ जाते हैं। टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स को शल्य चिकित्सा के द्वारा निकालने की आवश्यकता पड़ सकती है। कंठ, स्वर यंत्र या लैरिंग्स। वायु मार्ग होने के साथ ही इसकी बनावट विशेषतया ध्वनि उत्पन्न करने की होती है, जो इसका मुख्य कार्य है। इसका आकार बक्से के समान होता है और यह मुख्यतः उपास्थियों का बना होता है। यह गर्दन के सामने की ओर स्थित रहता है और ऊपर की ओर ग्रसनी से तथा नीचे की ओर श्वास नाल से संबंधित रहता है। निगलने के दौरान स्वर यंत्र एक पत्ते के आकार की उपास्थि से ढक जाता है, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। यह बक्से के ढक्कन की तरह कार्य करता है। स्वर यंत्र के अंदर वाक् तंतु यानी वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ये लचीले ऊतकों के बने होते हैं तथा आगे से पीछे की ओर खिंचे रहते हैं। ये खिंचकर एक दूसरे के पास आकर उच्च ध्वनि उत्पन्न करते हैं और ढीले होने पर आवाज की मंद ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। इनके मध्य के स्थान को ग्लॉटिस यानी कंठ द्वार कहते हैं। कंठ शोध, कष्टनली,
कंठ नली में सूजन होने पर आवाज कर्कश या एकदम चली जाती है जब तक कि वाक तंतुओं में सुधार नहीं हो जाता। श्वास नाल श्वास नलिकाएं और फुफ्फुस, द ट्रैकिया ब्रोंकाई एंड लंग्स। श्वास नाल, द ट्रैकिया। श्वास नाल यह करीबन 9 से 11 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी नली होती है। ऊपर की ओर से यह स्वर यंत्र से जुड़ी रहती है तथा गर्दन के सामने की ओर से गुजरती हुई बच्च में प्रवेशित होती है। यहाँ यह 2 भागों में विभक्त होती है जो दाहिनी श्वास नलिका और बाईं श्वास नलिका कहलाती है। इसकी दीवारें सी आकार की उपास्थियों से बनती हैं जो श्वास नाल को हवा अंदर की ओर लेने के लिए हमेशा खुला रखती हैं। श्वास नाल का कार्य बाह्य हवा को फुफ्फुसों तक पहुंचाने का होता है। श्वास नलिकाएं और श्वास नलिका की शाखाएं, द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। श्वास नलिकाएं श्वास नाल सम आकार की 2 छोटी नलिकाएं होती हैं और प्रत्येक फुफ्फुस में एक प्रवेशित रहती है। प्रत्येक श्वास नलिका फुफ्फुस में किसी बच्च के समान शाखाओं तथा उप शाखाओं में विभाजित होती है जिन्हें श्वास नलिका यानी ब्रोंकियल ट्यूब कहते हैं और ये फिर से उप शाखाओं में विभाजित होकर फुफ्फुस के प्रत्येक भाग में जाती है। सबसे छोटी शाखाएं ब्रोंक्यूल्स कहलाती हैं तथा ये हवा के लिए छोटी गुहिकाओं वायु कोष्ठिका यानी एल्वियोलाई में जाती हैं। कार्य: श्वास नलिकाएं वायुमार्गीय बच्च बनाकर बाह्य वायु को फुफ्फुसों तक जाने के लिए मार्ग तैयार करती हैं। दमा यानी अस्थमा होने पर वायु नलिकाओं की दीवारों में पेशियों के आकुंचन के कारण वायु को उनमें से गुजरने में कठिनाई होती है। फुफ्फुस, द लंग्स। ये शंकु आकार के 2 स्पंजी अंग होते हैं। ये बच्छी गुहिका की अधिकांश जगह घेरते हैं। प्रत्येक फुफ्फुस का आधार डायफ्राम पर टिका होता है और सिरा यानी अपेक्स ऊपरी सकरा भाग होता है। हृदय 2 फुफ्फुसों के मध्य स्थित रहता है। प्रत्येक फुफ्फुस खंडों में विभाजित रहता है। दाहिने फुफ्फुस के 3 खंड तथा बाएं फुफ्फुस में सिर्फ 2 खंड होते हैं। फुफ्फुस में श्वास नलिकाएं श्वास नलिका की शाखाएं वायु कोष्ठिका और कई रक्त वाहिकाएं होती हैं। इन सब अंगों को लचीले ऊतक एक साथ बांधकर रखते हैं। बाहर की ओर से फुफ्फुस फुफ्फुसावरण यानी प्लूरा द्वारा ढके रहते हैं। फुफ्फुसावरण में 2 सीरमी झिल्लियों की परत होती है। अंदरूनी परत फुफ्फुस को ढकती है तथा बाह्य परत बच्छिय गुहिका का अस्तर बनाती है। फुफ्फुसों की श्वसन क्रिया के दौरान होने वाली हलचल से उत्पन्न रगड़ की रोकथाम फुफ्फुसावरण द्वारा की जाती है। प्लूरसी फुफ्फुसावरण की सूजनपूर्ण स्थिति है जिसकी वजह से श्वसन क्रिया में दर्द होता है। फुफ्फुसों के कार्य, फंक्शंस ऑफ लंग्स। फुफ्फुस वह स्थान है जहाँ रक्त और वायु के बीच गैसीय आदान प्रदान की क्रिया होती है। वायु कोष्ठिका यानी एल्वियोलाई जिसकी दीवारें पतली होती हैं और जिनमें हवा रहती है, रक्त कोशिकाओं की पतली दीवारों के निकट संपर्क में होती है तथा ये कोशिकाएं वायु कोष्ठिका को चारों ओर से घेरे रहती हैं। ऑक्सीजन 2 पतली दीवारों से पार होकर रक्त में मिश्रित होती है। इसी समय कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से अलग होकर वायु कोष्ठिका में प्रवेश करती है जो निःश्वासन क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। श्वसन क्रिया यानी रेस्पायरेशन। श्वसन क्रिया 2 प्रकार की होती है जैसे बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। यह फुफ्फुसों में होता है। यहाँ श्वसन के दौरान अंदर ली गई हवा से ऑक्सीजन का चूषण किया जाता है तथा साथ ही रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड अलग होकर शरीर के बाहर निकाली जाती है। नंबर 2, आंतरिक श्वसन यानी इंटरनल रेस्पायरेशन। यह कोशिकाओं की श्वसन क्रिया होती है। रक्त के ऑक्सीजन शरीर की ऊतक कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है।
और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से रक्त में स्थानांतरित हो जाती है। वायु की रचना यानी कंपोजिशन ऑफ एयर। श्वसन द्वारा अंदर ली गई ताजी हवा में नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन 20%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होती है। श्वसन द्वारा बाहर निकाली गई हवा में नाइट्रोजन 79%, ऑक्सीजन 16%, कार्बन डाइऑक्साइड 4% और नमी होती है। इस प्रकार देखा जाता है कि करीब 4% कार्बन डाइऑक्साइड 4% ऑक्सीजन से बदल जाती है। गतिशील ताजी हवा स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। फुफ्फुसीय क्षमता यानी कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। करीब 1.5 लीटर हवा फुफ्फुसों में हमेशा बची रहती है। शांत श्वसन के दौरान प्रति सांस में आधा लीटर हवा का आदान प्रदान होता है। गहरी सांस लेते समय बच्च विस्फारित होता है और 2 लीटर अतिरिक्त हवा अंदर ली जा सकती है। इसीलिए फुफ्फुसों की कुल क्षमता 4 लीटर की होती है। टाइडल वॉल्यूम। Volume of air breathed in and out in quiet respiration 500 ml normal. Inspiratory reserve volume additional volume of air inspired forcefully after the end of normal inspiration 3300 ml normal. Expiratory reserve volume additional volume of air expired out forcefully after normal expiration 1000 ml normal. Residual volume amount of air remaining in the lungs even after forced expiration 1200 ml normal. श्वसनीय हलचल रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स। फुफ्फुसों में हवा के अंदर आने और बाहर निकलने की हलचल बच्च की गतिशीलता द्वारा होती है। यह गतिशीलता श्वसनीय पेशियों द्वारा की जाती है। ये निम्न होती हैं। नंबर 1 डायफ्राम, नंबर 2 पसलियों के मध्य की इंटरकॉस्टल पेशियां। डायफ्राम बच्छिय तल बनाता है। शिथिलन के समय यह ऊपर की ओर घुमाव युक्त रहता है और संकुचन के समय सपाट होता है तथा बच्छिय गुहिका की क्षमता बढ़ाता है। जब इंटरकॉस्टल पेशियां संकुचित होती हैं तब ये पसलियों और अरोस्ति को ऊंचा उठाती हैं और ये भी बच्छिय गुहिका की क्षमता बढ़ाने में सहायक होती हैं। श्वसन क्रिया 2 भागों में होती है। नंबर 1 अंतः श्वसन यानी इनहेलेशन या हवा को अंदर लेना। डायफ्राम और इंटरकॉस्टल पेशियों के संकुचन की वजह से बच्छिय गुहिका विस्फारित होती है। इसकी वजह से उसमें रिक्तत्व या ऋणात्मक दबाव होता है और वह हवा तेजी से फुफ्फुसों की ओर आकर रिक्त स्थान भर देती है। वायु कोष्ठ फुलाए गुब्बारों के समान तन जाते हैं। नंबर 2 निःश्वसन यानी एक्सहेलेशन या हवा को फुफ्फुसों से बाहर निकालना। यह क्रिया पेशियों के शिथिलन की वजह से होती है और बच्छिय गुहिका अपने सामान्य आकार में आती है तथा क्षमता से अधिक हवा को फुफ्फुसों से बाहर की ओर धकेलती है। श्वसन क्रिया का नियंत्रण कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। सामान्यतः श्वसन क्रिया की दर प्रति मिनट 10 से 15 बार होती है, लेकिन शिशुओं में इसकी दर काफ़ी अधिक होती है। श्वसन की दर और गहराई का नियंत्रण मेडुला में स्थित श्वसनीय स्नायु केंद्र से होता है। इस केंद्र को कार्बन डाइऑक्साइड की रक्त में पर संचरित मात्रा संबंधी संदेश प्राप्त होते हैं। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने पर श्वसनीय केंद्र पेशियों का अधिक क्रियाशीलता के लिए उद्दीपन करता है। इसके फलस्वरूप सांस तीव्र और गहरी हो जाती है। जैसे व्यायाम करते समय निद्रित अवस्था में सांस धीमी चलती है क्योंकि शरीर आरामपूर्ण स्थिति में होता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता कम मात्रा में रहती है। श्वसन के प्रकार टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग। नंबर 1 उदरीय श्वसन यानी एब्डोमिनल ब्रीदिंग या गहरी सांस
उदरीय श्वसन या गहरी सांस लेने का अर्थ होता है कि डायफ्राम के पूर्ण संकुचन की वजह से उदरीय दीवार आगे की ओर बढ़ती है। इस प्रकार की श्वसन क्रिया शिशुओं में देखी जाती है। शल्य चिकित्सा अथवा प्रसूति के पश्चात करने के लिए यह अच्छा व्यायाम होता है। वक्षीय श्वसन, चेस्ट ब्रीदिंग। वक्षीय श्वसन का अर्थ होता है श्वसन क्रिया में वक्ष के द्वारा अधिक गतिशील और उदरीय दीवार का अल्प अथवा अगतिशील होना। सामान्य श्वसन क्रिया उपरोक्त दोनों प्रकारों का संयोजन है। प्लीज सी द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इंफॉर्मेशन।